दोस्तों, कहते हैं कि सर सैयद को एक नाचने वाली ने चंदा दिया। इस पर एक तूफान खड़ा हो गया कि क्या मुसलमानों की तालीम के लिए की जाने वाली इस जिद्दोजहद में ऐसे चंदे को कबूल किया जाना चाहिए। बात सर सैयद तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि देखो, मुसलमानों की तालीम के लिए अगर सर सैयद को खुद घुंघरू पहन के नाचना पड़े तो वो ऐसा भी करेगा। 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मे और मुसलमानों के ज़वाल के बाद जदीद तालीम ज़िंदगी और मौत का मसला था। सर सैयद ना होते तो आज हम ना होते। सर सैयद ने MAO कॉलेज बनाया, अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी। आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई? सर सैयद तो उस वक्त वफ़ात पा चुके थे। जी हाँ, सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान स्वयं, इस्माइलियों के रूहानी इमाम ने। मौका है आगा खान पंजम शाह रहीम अल हुसैनी के पाकिस्तान दौरे का, और मैंने एक बहुत बड़ा दावा किया कि आगा खान ना होता तो पाकिस्तान ना होता। यकीन कीजिए, मैंने बड़े एतमाद के साथ सोच समझ के ये कहा। आप इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप इत्तेफाक करते हैं या इस वीडियो के देखने के बाद भी मुझसे इख्तलाफ करते हैं। तो पाकिस्तान को दो चीज़ों ने बनाया, अलीगढ़ की तालीम की तहरीक ने और मुस्लिम लीग ने। हमने बात शुरू की तालीम से। देखिए, सर सैयद एक ऐसे दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब एक अहद मर चुका था और दूसरा अहद पैदा नहीं हुआ था। मुसलमानों में एंग्जाइटी थी, अलग अलग इलाज तजवीज़ किए जा रहे थे। मजहबी तबका ये कह रहा था कि अपने आप को इंसुलेट कर लो, अपने आप को बंद कर लो, मगरबी असरात से अपने आप को बचाओ और मज़हब की तरफ लौट जाओ। शायद मुसलमानों को उससे जन्नत तो मिल जाती, लेकिन ये दुनिया में तबाही का नुस्खा था। तो सर सैयद ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया, लेकिन उसके साथ उतना ही बड़ा पुल हमें एक और नज़र आता है। वो है सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान सोएम का। आगा खान जो बचपन में ही इस्माइलियों के रूहानी रहनुमा बन गए थे, उनके इमाम बन गए थे, उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में अलीगढ़ का दौरा किया और वहाँ से वो सर सैयद और मोहसिन अल मुल्क के साथी बन गए और मुसलमानों की तहरीक को न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि उसके रहनुमा बने। यहाँ तक कि 1902 में उन्हें ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना लिया गया। ये वो कॉन्फ्रेंस थी जो इस तालीमी तहरीक को, अलीगढ़ की तालीमी तहरीक को लीड कर रही थी, चला रही थी। 1902 में ही अलीगढ़ कॉलेज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की तहरीक शुरू हुई। चंदा जमा होना शुरू हुआ और 1911 में आगा खान को फंड्स कलेक्शन कमेटी का सदर बना दिया गया और उनके ज़िम्मे ये तय पाया कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए चंदा जमा करें। कहा कि अब मैं गली गली शहर शहर जाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगूंगा। आगा खान जितना बड़ा आदमी और शहर शहर जाकर पैसे मांगे तो कौन होगा जो नहीं देगा। तो अपने बदतरीन दुश्मनों के पास भी गए और उन्होंने 30 लाख रुपया जमा कर लिया। उस वक्त का 1 लाख रुपया आज का 1 अरब रुपया बनता है। तो ये रकम तकरीबन 30 अरब रुपए के बराबर थी और उन्होंने खुद भी 5 लाख रुपए का चंदा दिया, यानी आज के तकरीबन 5 अरब रुपए का, और यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता हमवार हो गया। अगर आप इस चंदे का मवाजना डैम फंड से करें, जो साकिब निसार साहब ने एक डैम बनाने के लिए शुरू किया और सरकारी लोगों से ज़बरदस्ती पैसे भी जमा किए गए, तो डैम फंड में 9 अरब रुपए जमा हुए थे और यहाँ हम बात कर रहे हैं 30 अरब रुपए की। और फिर जब यूनिवर्सिटी बन गई तो बेगम भोपाल, जो भोपाल की वाली थी, उसकी मलिका थी, आप उसकी राजा कह लें, वो इसकी चांसलर बनी और आगा खान उसके
प्रो चांसलर बन गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सर सैयद का ख्वाब ये था कि इसे मुसलमानों का ऑक्सफोर्ड होना चाहिए, और अपने दौर के हिसाब से बर-ए-सग़ीर के तनाज़ुर में यकीनन इस यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन तालीम याफ्ता अफराद पैदा किए। अगर आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो पाकिस्तान ना होता, कम अज़ कम पाकिस्तान का मुताला करने वाले अक्सर लोग यही कहते हैं, तो फिर आपको इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करना पड़ेगा कि आगा ख़ान ना होता तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना होती तो फिर पाकिस्तान भी ना होता। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये वो दौर है जब मुसलमान ख़वातीन को तालीम से सख्ती से मना किया जाता था। 1905 में हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी, जिनका मुझे बहुत एहतराम है, बहुत बड़े आलिम बाअमल और सूफ़ी, उन्होंने 1905 में किताब बहिश्ती ज़ेवर लिखी थी, जो चंद दहाइयाँ पहले तक हर मुसलमान लड़की के निसाब का अहम जुज़्व थी, जो जहेज़ में साथ दी जाती थी। उन्होंने सख्ती से मुसलमान लड़कियों को जदीद तालीम से मना किया। वो लिखते हैं, लड़कियों को अंग्रेज़ी पढ़ाना या अंग्रेज़ी के खतूत लिखवाना या ऐसी किताबें पढ़ाना जिससे दुनियादारी और आज़ादी पैदा हो, सख्त गुनाह और बेहयाई का सबक है। ऐसे में आगा ख़ान ने पुरज़ोर तौर पर ख़वातीन के तालीम की वकालत की, और ख़वातीन की तालीम मुसलमानों की तालीम की तहरीक का एक अहम जुज़ बन गई। और आज पाकिस्तान में अगर ख़वातीन तालीम याफ्ता हैं तो इसमें उस तहरीक का और आगा ख़ान का भी एक रोल है। पाकिस्तान बनने का, पाकिस्तान की तहरीक का दूसरा पहलू सियासी है। यहाँ भी आगा ख़ान ना होता तो शायद बात नहीं बननी थी। पाकिस्तान बनने की तारीख का सबसे अहम वाक़या 1906 का शिमला वफ़द है। ये वो वफ़द है जिसे आगा ख़ान खुद लेकर वायसराय मंटो से मिलने गए थे, और उन्होंने मुसलमानों के सियासी हकूक़ पर ज़ोर दिया था और बहुत से हकूक़ मनवा कर आए थे, जिसमें जुदागाना इंतखाबात का हक़ भी शामिल था, जिसने फ़ैसला कुन किरदार अदा किया मुस्लिम लीग की तहरीक में और पाकिस्तान बनने में। जब 1906 में ढाका की एहसान मंजिल में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। यहाँ आगा ख़ान भी मौजूद थे, क्योंकि वो तो ख़ुद मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मुतहर्रिक थे, उसके सदर रह चुके थे। और फिर 2 साल के बाद 1908 में मुत्तफ़िका तौर पर उन्हें मुस्लिम लीग का पहला मुस्तकिल सदर मुंतखब किया गया। What does it tell us? आप बताइए, ये बात हमें क्या बताती है कि ये इंतहाई मजहबी लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, जिसमें बड़े पक्के सुन्नी भी हैं, पक्के शिया भी हैं, और कई बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, रियासतों के सरबराह हैं, वो मुसलमानों की नई जमात का सरबराह किसको बना रहे हैं? इस्माइली इमाम को। ये बात हमें दिखाती है कि आज से 100 साल पहले के मुसलमान हमसे कितने ज़्यादा रोशन ख्याल थे और एक दूसरे के बारे में कितने बर्दाश्त रखते थे। यहीं से मुझे एक छोटी सी और बात भी याद आ गई कि जब आगा ख़ान और इस्माइलियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया गया मुसलमानों को तकसीम करने के लिए, तो अल्लामा इकबाल ने बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम इस्माइलियों को मुसलमान समझते हैं। और ये बात अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने खुद इकबाल की सवाने उम्री जिंदा रूप में लिखी है। आगा ख़ान 1913 तक इस मनसब पर फाइज रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कायदे आज़म ने जिम्मेदारियां संभाल ली तो वो पीछे चले गए। लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत में पीछे नहीं गए। जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने दुनिया भर में अपनी बहुत सी बिल्डिंग्स पाकिस्तान को दे दी, जो पाकिस्तान के सफारती मिशंस के काम आई।
انہوں نے پاکستان کی مدد کی۔ 1957 میں آغا خان سوئم سر سلطان محمد وفات پا گئے اور ان کی جگہ ان کے پوتے شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم اسماعیلیوں کے امام بن گئے۔ اگلے ہی سال 1958 میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ گوادر عمان کی ملکیت ہے، لیکن عمان کے سلطان اسے $3 ملین میں بیچنے کو تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم سرفروز خان نون ہیں۔ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اتنا بڑا موقع ہے جس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی مدد کو کون آتا ہے؟ شاہ کریم الحسینی، آغا خان چہارم، جو اس $3 ملین کا بڑا حصہ پاکستان کو دیتے ہیں اور گوادر پاکستان کی ملکیت بن جاتا ہے۔ شاہ کریم الحسینی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے کارناموں کا تو ہمیں اندازہ ہی ہے۔ وہ ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ امام تھے اور مسلمانوں کے ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ لیڈرز تھے، جنہوں نے بہت سے زبردست انسٹیٹیوشن بنائے۔ ان کا آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک دنیا کے 30 ملکوں میں کام کرتا ہے اور ہر سال $1 بلین مسلمان ملکوں کے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خرچ کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی ان کے نیٹ ورک نے شاندار کام کیا ہے۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں لاکھوں لوگوں کی قسمت کو بدلا ہے۔ پاکستان کے اندر اس نیٹ ورک نے تعلیم، صحت، دیہی ترقی، ثقافت، کس پر کام نہیں کیا۔ آغا خان یونیورسٹی بنائی ہے، آغا خان ہسپتال بنایا ہے، ایجوکیشن کا نیٹ ورک بنایا ہے۔ شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کے جانے کے بعد شاہ رحیم الحسینی آغا خان پنجم ان کی جگہ لے چکے ہیں۔ پاکستان سے محبت کا یہ سفر جاری ہے۔ یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کیسی عظیم الشان جگہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آغا خان اسماعیلیوں کے تو امام ہیں، لیکن سب پاکستانیوں کی جان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس وقت آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ آغا خان نہ ہوتا تو پاکستان نہ ہوتا، یا آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہے؟